हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की क्लास के साइंस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कक्षा 10 के चैप्टर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और कहां से कितना नंबर परीक्षाओं में हमको मिलता है। कौन चैप्टर जो होते हैं वो कंपटीशन की दृष्टि से हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम ये बात करें तो कक्षा 10 में एक ही किताब होती है साइंस की। साइंस की एक ही किताब होती है जिसके अंतर्गत हमें भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी के रूप में पढ़ना पड़ता है। ये तीन हमारे अलग अलग सेक्शन होते हैं जो परीक्षाओं में भी अलग अलग सेक्शन में पूछे जाते हैं। हमारे किताब में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके स्टार्ट में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वह रसायन विज्ञान से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद किताब में आपको जीव विज्ञान का जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा और फिर जो भौतिक विज्ञान के पोर्शन है वो देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो रसायन विज्ञान है कक्षा 10 का, उसमें एक नया और बहुत छोटा चैप्टर ऐड किया गया है, लेकिन वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये जो चैप्टर आया है ये पहले नहीं था, लेकिन जब से एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के सिलेबस में लाई गई है तब से ये नया चैप्टर आया है। तो ये हमारा किताब का पहला चैप्टर है जिसमें है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाले चैप्टर में हम जितनी टाइप की लगभग रासायनिक अभिक्रियाएं कक्षा 10 में ज़रूरत पड़ती हैं सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन फिर भी जो इम्पॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे हम कह दें कि अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, दूसरा होता है संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद तीसरा हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रियाओं में भी दो टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल में जब चर्चा करेंगे, जब पाठ 1 से शुरू से आप लोगों को हम पढ़ाने लगेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसके अलावा जो चौथी अभिक्रिया मेन रूप से देखी जाती है वो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। और जो पांचवी मेन अभिक्रिया आपकी होती है वह ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद इस चैप्टर में दो और छोटे खंड पढ़ने होते हैं। एक होती है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता और संक्षारण। यही इतना चैप्टर, इतनी पॉइंट्स होते हैं आपके पाठ 1 में। इतनी अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर 1 ओवर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा रसायन विज्ञान में जो दूसरा चैप्टर आता है वह अम्ल, क्षार एवं लवण है। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस और साल्ट। ये जो हमारा चैप्टर होता है अम्ल, क्षार एवं लवण, पहले जब आज के 3-4 साल पहले यही हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हुआ करता था। अब जो है ये दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। यहाँ पर हम लोग अम्ल और क्षार लवण के तीनों का डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेनली जो परीक्षा में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वह आर्हेनियस के अनुसार जो डेफिनेशन होता है, ये आर्हेनियस के अनुसार जो डेफिनेशन है अम्ल और क्षार का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार
का जो डेफिनेशन होता है। इसके अलावा अम्ल और क्षार के इनकी भौतिक प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जो इसमें हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अम्ल और क्षार में, ये होता है सूचक। सूचक के द्वारा हमें किसी विलयन का यह पता चलता है कि विलयन अम्लीय होता है कि क्षारीय है। विलयन को हम देख के नहीं बता सकते हैं कि वह अम्लीय है क्षारीय है, तो इन्हीं सूचकों के माध्यम से हमें पता चलता है कि विलयन अम्लीय है क्षारीय है। यहाँ पर एक पॉइंट और पढ़ना पड़ता है हमको, पीएच मान। पीएच मान जैसे हमको ये पता चल गया, जो अगला पॉइंट हमारा होता है पीएच मान। पीएच मान के द्वारा हमको ये पता चलता है कि अगर विलयन अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, अगर विलयन क्षारीय है तो कितना क्षारीय है। अब जैसे नींबू का रस हो गया, ये कम अम्लीय होता है, उसी तरह हम ले लें HCl, H2SO4, ये बहुत अम्लीय होते हैं, लेकिन सब में तो सूचक एक ही रंग दिखाएगा। लेकिन फिर कैसे पता चलेगा कि वह अम्ल जो है वह प्रबल है कि दुर्बल है? तो इसके द्वारा हमें पीएच मान से पता चल जाता है कि जो दिया गया अम्ल हमारे पास है वह प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है। अम्लों के बाद में हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए आता है वह होता है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वह लवण के विषय में पढ़ते हैं हम लोग। लवण ये हमारे चैप्टर का भी तीसरा मेन पार्ट है। अम्ल और क्षारीय लवण का तीसरा जो पार्ट है वह लवण ही है। पहली बात हम पढ़ते हैं कि लवण कैसे बनता है, फिर लवण के प्रकार हमको पढ़ने पड़ते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। मेनली 5 प्रकार के लवण जो हैं हमारे किताब में डिस्कस किए गए हैं, तो 5 प्रकार के लवण होते हैं। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट लवण हैं जो हमारे किताब में उनके बनाने की विधि, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण, उनके उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं, इनके विषय में भी हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे कौन कौन से लवण हैं जिसको हमको कक्षा 10 में किताब में डिस्कस करना पड़ता है या एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है जिसको हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमें पढ़ना पड़ता है लवण वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। फिर तीसरा जो लवण यहाँ पर पढ़ना पड़ता है वह ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर। चौथा जो है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जो 5वां लवण पढ़ना पड़ता है या कहें तो वो क्षार ही है, वो कास्टिक सोडा है। इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ता है और परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो इतने प्रकार के लवण हो जाते हैं। इतने लवण पढ़ने के बाद ये वाला चैप्टर भी हमारा ओवर हो जाता है। मतलब अम्ल और क्षार लवण में अगर जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रसायन विज्ञान का जो तीसरा पार्ट आता है, जो तीसरा चैप्टर है, वो होता है धातु और अधातु। धातु और अधातुओं के बारे में डिस्कस किया जाता है। जो तीसरा हमारा चैप्टर है वह धातु और अधातु है। धातुओं में हमें धातुएं क्या होती हैं, अधातु क्या होते हैं, धातुओं और अधातुओं की पहचान क्या होती है, धातुओं की चमक कैसी होती है, उनके अलग अलग भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर होती है धातुओं की क्रियाशीलता। कौन सी धातु किसकी तुलना में अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है, कौन सी धातु किससे अभिक्रिया कर सकती है और कौन सी धातु किससे अभिक्रिया नहीं कर सकती है, इन सभी के बारे में धातु और अधातु चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई धातु है तो हमें तो कहीं पर ऐसे गिरी हुई तो नहीं मिल जाती हैं धातुएं। धातुएं तो हमें ज़मीन से खुदाई में खनिजों के रूप में मिलती हैं, फिर उसको हम अयस्क होते हैं जिनसे आसानी से अलग कर लेते हैं, वो अयस्क रहते हैं।
फिर उसकी कई विधियों, कई प्रोसेस से, भौतिक और रासायनिक विधियों से गुजरने के बाद तब हमें एक धातु प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका भी पूरी तरीके से डिस्कस करा जाएगा कि धातुओं को में मुख्यतः भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसके विषय में डिस्कस किया जाएगा। इनकी अभिक्रियाशीलता पर डिस्कस किया जाएगा कि धातुएं कौन अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कौन कम क्रियाशील होती हैं, कौन सी धातु किस धातु के विलयन से विस्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा अयस्कों के बारे में पढ़ेंगे और अयस्कों से कैसे धातु प्राप्त किया जाता है, अर्थात अयस्कों के शोधन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और जो मुख्य यहाँ पर एक होती है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इस चैप्टर में वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी हम देखेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ये हो गया तीसरा चैप्टर। इतना हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे धातु और अधातु के अंतर्गत, और इसी से रिलेटेड आगे प्रश्न भी हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद रसायन विज्ञान के जो चौथा चैप्टर है दोस्तों, आपका आ जाता है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कक्षा 10 में बेशक इसका एक ही चैप्टर है, लेकिन जैसे ही आप 11th और 12th में जाएंगे तो इसका काफ़ी विस्तार देखने को मिलेगा। इसकी अलग अलग बुकें हो जाती हैं कार्बन और कार्बनिक यौगिक के। तो यहाँ पर इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो कार्बन में हम पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, उसके यौगिक कैसे बनते हैं, कार्बन किस प्रकार से यौगिक बनाता है। समझने वाली ये बात है कि पूरे 118 तत्व हमें अभी तक ज्ञात हैं। 1800 तत्व में 117 तत्व की अलग एक केमिस्ट्री है, जबकि कार्बन उसमें से एक ऐसा तत्व है जिसकी केमिस्ट्री अलग है। तो इम्पॉर्टेंट बात हमको यही समझना है कि इसको अलग क्यों कर दिया गया, बाकी 117 लोगों को साथ में क्यों रखा गया है, तो ये बात जाननी पड़ेगी। और दूसरी बात कि अगर इसको अलग करा गया है तो इसका कौन सा विशेष गुण है जिसके कारण इसको अलग कर दिया गया है, ये भी जानना पड़ेगा। फिर इसके अंदर कौन कौन से यौगिक आते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं। उनके 2 टाइप के नाम होते हैं, सामान्य नाम और IUPAC नाम। इस चैप्टर में तो सबसे पहले इसी का डिस्कस किया जाएगा कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका सामान्य नाम और IUPAC नाम। ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है IUPAC नाम, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं और उसका हम नाम ही ना जाने तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है कि सबसे पहले अगर हम रसायन विज्ञान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसका सामान्य नाम और IUPAC नाम हमको आना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा कि कार्बनिक यौगिकों का कैसे नाम लिखा जाता है। कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने के बाद कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिसको पढ़ना पड़ता है, जैसे एल्कोहल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फिर साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन और अपमार्जक की माध्यम से मिसेल का कैसे निर्माण होता है, जो कि इस बार परीक्षा में भी आया था, मिसेल का निर्माण कैसे होता है यूपी बोर्ड की परीक्षा में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पर हम मेन रूप से डिस्कस करने वाले हैं, सामान्य नाम हो गया, इनके IUPAC नाम हो गए। IUPAC नाम के अगर बारे में उसके बाद बात करें तो कुछ कार्बनिक यौगिक हो गए, जैसे एल्कोहल में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वह एथिल एल्कोहल होगा। इसके अलावा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल को भी हम पढ़ेंगे। और साथ में जो यहाँ पर लगा हुआ टॉपिक होगा वो साबुन और अपमार्जक होगा, साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक के बाद यहाँ पर एक खास टॉपिक आ जाता है कि मिसेल। मुख्य रूप से ये क्लास 12th में इसका विशेष वर्णन किया गया है, 10th में इसका डेफिनेशन है और कुछ बातें केवल बताई गई हैं।
लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में इस बार मिसल भी पूछा गया था, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है, मैं यहाँ पर इसका ऊपर डिस्कस कर देते हैं, लास्ट में डिस्कस कर देते हैं कि जो मेन टॉपिक यहाँ पर आएगा वो तत्वों का वर्गीकरण। जो मेन यहाँ पर 5वां चैप्टर आ जाएगा रसायन विज्ञान का, वो है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उनको अलग अलग वर्गों में बांटेंगे। तो सबसे पहला तो यहीं पर बात आ जाती है कि क्या जरूरत थी हमें वर्गीकरण करने की, हम वैसे ही याद कर लेते। तो हम आपको बता दें कि जब बहुत कम तत्वों की संख्या ज्ञात थी तो हम लोग वैसे ही वर्गीकरण कर लेते हैं। जैसे इस बात से समझिए कि एक क्लास में अगर 10-5 लोग केवल ही बैठ रहे हैं तो उसमें जो टीचर होता है वह सभी बच्चों के नाम, पिता के नाम, फिर बच्चों का स्थान कहाँ से आते हैं, उनके क्या विशेष गुण हैं, इन सभी बातों का वह अच्छी तरीके से जानकारी रख सकता है। लेकिन अगर उसी क्लास में 200-300 बच्चे हो जाएं या बहुत अधिक बच्चे हो जाएं तो टीचर को ये सभी जानकारियां रखने में मुश्किल होने लगती है। तो बच्चों को वह अलग अलग कैटेगरियों में बांटना चाहता है, उनके ग्रेड के अनुसार बांट सकता है, उनके विशेष स्थान से आने वाले बच्चों के अनुसार बांट सकता है, उनकी जातियों के अनुसार उनको अलग किया जा सकता है। मतलब कहें तो कई तरीके होते हैं बांटने की। उसी प्रकार जो हमारे तत्व हुए, तत्वों का वर्गीकरण आया, जब हमें बहुत कम तत्व थे तो सबका हम नाम, उनके प्रतीक क्या होते हैं, उनके अंदर क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है, हम सबको ऐसे ही पढ़ लेते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई तो हमें इन सभी में कठिनाई आने लगी, सभी तत्वों का अलग अलग पढ़ने में। तो हमारे जो उस समय के वैज्ञानिक थे उन्होंने ये प्रयास किया कि जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको एक अलग श्रेणी में रख दिया जाए, उससे जो भिन्न गुण वाले हैं उनको एक अलग श्रेणी में रख दिया जाए, उससे अलग जो गुण प्रदर्शित करते हैं उनको अलग श्रेणी में रख दिया जाए, ताकि अगर एक श्रेणी में अगर 5-6 तत्व हो जाते हैं तो एक श्रेणी के तत्वों के अध्ययन कर लेने से उस श्रेणी के 6 तत्वों की हमें नॉलेज हो जाएगी, हमें उनका ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जो तत्वों का वर्गीकरण आया। तत्वों का वर्गीकरण जो हम सब नॉर्मली देखते हैं कि बच्चे अपने घर में लगाए होते हैं, वह आधुनिक आवर्त सारणी होती है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल होती है। लेकिन ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल सीधे ऐसे नहीं बन गई, ये कई प्रोसेस से होकर गुजरते हुए गुजरी है। इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपना अहम योगदान दिया है, तब जाकर हमारे पास एक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल हमको प्राप्त हुआ है। तो उसमें जो मुख्य रूप से कक्षा 10 में हम बात करेंगे, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं वो है डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। दूसरा जो आता है हमको इनका सिद्धांत पढ़ना है, वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। जो तीसरे वैज्ञानिक थे, यहीं से आवर्त सारणी कहे तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी शुरुआत हो गई थी, वो थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये ऐसे 3 सारणियां थी या सिद्धांत थे जिसके द्वारा आवर्त सारणी होकर गुजरी है। तब जाके हमारा चौथे नंबर पे आता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, ये लास्ट में जो टॉपिक हमारे पास आया है आधुनिक आवर्त सारणी, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे आधुनिक भी है, जो इस समय पढ़ाया जा रहा है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो दोष मुक्त आधुनिक आवर्त सारणी है। इन आवर्त सारणियों में जो भी दोष थे उसके अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दूर किया गया और लास्ट में एक आधुनिक आवर्त सारणी बनी है। तो इसी सारणी जो होती, यही सारणी जो होती है वो हमारे लिए मेन है
और इसी का अध्ययन करना है। तो ये पूरी कक्षा 10 केमिस्ट्री का संपूर्ण विवरण है कि हमारे बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं और उस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ने हैं। क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में हमें कौन कौन सी हेडिंग हमारे लिए ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके लिए हमने ये सबसे पहले ही बना दिया कि हमें हमारा मेन टॉपिक क्या होगा जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, कक्षा 10 की केमिस्ट्री में। बाकी इसी प्रकार हम फिजिक्स में अर्थात भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी में भी आपको पूरा कंटेंट बता देंगे कि हमको पढ़ना क्या है, और फिर हम स्टार्ट से शुरू करेंगे 1 बाय 1 चैप्टर वाइज पूरे सीक्वेंस के साथ वीडियो मिलेगी और आपको पूरा मज़ा आएगा पढ़ने में। केवल हमारे साथ बने रहिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी पूरी तरीके से केयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। बस, थैंक यू।